एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज द करियर सक्सेस। तो इस बार ज्यादा लेट ना करते हुए आप लोगों से बहुत ही जल्दी फिर से मुलाकात हो गई है विद बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 पर आपको बिल्कुल मुलाकात हो चुकी है दोबारा से। गाइज मैं पहले आपको गारंटी दे चुका हूं, किसी भी एग्जाम में बैठो, किसी भी एग्जाम, एनी एग्जाम के अंदर आप बैठ सकते हो, आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस लगभग सभी के सभी एग्जाम्स के सभी लेवल्स को टच करके मैंने बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी बनाए हैं। इसके अंदर लगभग हम 200 से लेकर कुछ 200 100-200 क्वेश्चंस आप पर सीरीज में सॉल्व करेंगे। एंड जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो प्लस 300 क्वेश्चंस हम फिर से सॉल्व करेंगे जब आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक होगा। कौन सा? जेकेएसआई का एग्जाम। लेकिन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप डेफिनेटली इन सब क्वेश्चंस को देख सकते हो। एंड साथ ही साथ में ये वाले जो क्वेश्चंस है सेट 5 इन पर्टिकुलर जो है, ये जेकेएसएसबी के जो भी अभी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर मैंने वन लाइनर्स क्वेश्चंस का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस आपको टफ देखने को मिलेंगे बिकॉज वो हमने बाकी लेवल के एग्जाम्स के भी लिए हैं। एंड डेफिनेटली आप बाकी सब क्वेश्चन को देखिएगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है गाइस। बिफोर वी बिगिन, आपको पता है करियर सक्सेस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। स्मार्ट तरीके से आप अपनी सरकारी नौकरी पाने का सपना आपको पूरा करवाते हैं। देयरफॉर कंसीडर ज्वाइनिंग द करियर सक्सेस फैमिली। एंड माय क्लास बाय करियर सक्सेस बड़ा ही अमेजिंग सा ऐप है। और अगर आपको इस सबकी सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ इफ यू वांट विद ऑल द आंसर्स, देयरफॉर यू कैन गो एंड इंस्टॉल दिस वेरी ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रो जो कि आप लोग पहले से जानते ही हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जान सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इस थोड़े से छोटे से इंट्रो के रिगार्डिंग। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको बताऊंगा बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल डे जब मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बहुत स्पेशल डे आज, बताएंगे सर इसके बारे में एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। कुछ छोटी सी प्लेलिस्ट है, हाँ ये प्लेलिस्ट है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप ऐसे सेट को और देखना चाहते हो, ऐसी वीडियोस को, ये जो बाकी वीडियोस मैंने आपको मेंशन करा यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको जाना कहाँ पर है? प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ पर आपको जीएस प्लेलिस्ट दिखेगी। जीएस प्लेलिस्ट में आपको सारी ऑलमोस्ट 12 वीडियोस आर देयर, लेकिन आपको यहाँ पर इसमें से 4 वीडियोस ये वाली और अभी 5वीं वीडियोस जो मैं आपको भी आज आप देख रहे हैं वो सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अराउंड हर वीडियो के अंदर 4 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं। हर वीडियो के अंदर हम कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 200 क्वेश्चन तो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन यहाँ पर रह गए, 300 क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे टारगेट को, तो वो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ यू रियली फील लाइक यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट्स, देयरफॉर यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू दिस वेरी चैनल। 64,000 सब्सक्राइबर यहाँ पर हो चुके हैं, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जाए, 65 तक बहुत जल्दी ले आ जाए। एंड दैट्स गोइंग टू बी अ मेजर फीड। और अगर आप चाहते हैं कि आप जेकेएसआई का यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, देयरफॉर यू कैन कॉल ऑन दिस वेरी नंबर एंड मैं आपको जीएस का अलग ही आपको रूप पढ़ाऊंगा। बिल्कुल मजा आ जाएगा एकदम लाइव बैच, बड़ा मजा आता है। तो अगर जीएस पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं या फिर रूपम सर आपको पढ़ाने वाले बाकी सब सब्जेक्ट्स, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है सर के पास, और रीजनिंग, स्पेशली रीजनिंग, मैथ्स सर अलग ही लेवल पर कराते हैं और बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है, तो आपका डर निकल जाएगा। देयरफॉर यू कैन जॉइन दिस वेरी कोर्स जेकेएसआई का। अभी रिसेंटली हमने ज्योग्राफी स्टार्ट करी है ना, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो अभी इज द राइट टाइम, जो कि आपको ज्यादा लोड भी महसूस नहीं होगा, ठीक है। चलो गाइस, आर यू रेडी? हमेशा की तरफ से क्वेश्चन पूछता हूं तो आज भी क्वेश्चन पूछूंगा, आर यू गाइस रेडी फॉर इट? हमेशा जितने लोग कोई नया वीडियो देख रहा है तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं, आप लोग के सामने क्वेश्चन यहाँ पर फ्लैश होगा, देयरफॉर यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अटेम्प्ट कीजिएगा, फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। इन द मीन वाइल आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर मैं आपको और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको दे दूंगा एंड देन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लर्न कर दीजिएगा जितनी भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल रही है या फिर जो भी कुछ आपको मिल रहा है, आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता, जस्ट अटेम्प्ट जस्ट वेरी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए गाइस, थोड़ा सा फास्ट काम चलेगा बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन स्टफ, बट लेट्स सी। ओके, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत कुछ यहाँ पर सिखा जाता है वाला क्वेश्चन। जरा देखते हैं क्या पूछता है वो बोलता है प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड अंडर आर्टिकल नंबर 61। जी बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल नंबर 61 के अंदर बोला गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में रिमूवल। लॉफुल तरीके से अगर रिमूव करना हो प्रेसिडेंट को तो रिमूवल के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। पिछली वीडियो में प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बता चुका था कि प्रेसिडेंट का पद कब खाली हो सकता है, वो 3 केस में आपको बता चुका था, लेकिन एक चौथा केस और भी है जब प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाए? रिमूव कर दिया जाए। रिमूवल का जो केस है वो क्या होता है सर? रिमूवल कब रिमूव किया जाएगा, किस ग्राउंड्स के ऊपर उनके ऊपर चार्ज लगेगा, किस ग्राउंड के ऊपर कैसी क्या गलती कर देंगे कि जिनको रिमूव कर दिया जाए। तो रिमूव जो ग्राउंड है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। अगर ये क्या करते हैं? वायलेट कर दें, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कर देते हैं क्या? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन का अगर क्या करते हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर कर देते हैं, देयरफॉर इनको कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा उस बेसिस के ऊपर। रिमूवल का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या सर, एक रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल क्या होता है, पेश होता है हाउसेस के अंदर, वो लोकसभा के अंदर भी पेश हो सकता है पहले, या फिर राज्यसभा के अंदर भी पेश हो सकता है, किसी भी हाउस में पहले यहाँ पर पेश हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लोकसभा में पेश हो गया, लोकसभा में पेश हो गया, अगर क्या 1/4 लोग मतलब 25% ऑफ पीपल क्या कर देते हैं, इस रेजोल्यूशन के ऊपर क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो क्या होगा, आपको आपको एक मतलब जो प्रेसिडेंट है उनको 14 डे का नोटिस पीरियड मिलेगा, 14 डे का नोटिस दिया जाएगा कि वो अगर 14 डे के अंदर अपने आप की जो भी मतलब अपना जो भी पक्ष रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि उनको रिमूव किया नहीं जाना चाहिए, उनके ऊपर गलत चार्ज लगे, जो भी कुछ, तो 14 दिन के लिए उनके पास मौका होता है। 14 दिनों के बाद क्या होती है, वोटिंग की जाती है सर, हाउस के अंदर वोटिंग की जाती है। और कौन सी वोटिंग वोटिंग की जाती है, और अगर इस रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल को कौन सी मेजॉरिटी मिल जाए, स्पेशल मेजॉरिटी मिल जाए, कौन सी मेजॉरिटी मिल जाए, स्पेशल मेजॉरिटी अगर मिल जाती है वोटिंग के अंदर, तो क्या होता है, ये बिल हो जाता है पास उस पर्टिकुलर हाउस से। अब सिमिलर है, अब ये लोकसभा से पास हो गया तो कहां पर जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी क्या होगा, अगर राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी मिल गई तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और फॉर रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज वेरी मच रिलेटेड टू द असर्शन, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपको बताया था आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसा रिमूव नहीं हुआ है, नो सच प्रेसिडेंट हैव बीन रिमूव्ड, या फिर नो वन, ऐसे सिंपल लिखता था नो वन, ठीक है, आप लोग समझ जाओगे, नो वन, आप अभी तक कोई ऐसा इंसान रिमूव नहीं हुआ है, कोई ऐसा इंसान रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। चलिए गाइस आगे बात करते हैं, Who has served the maximum time as a Prime Minister of India? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है भाई, ये बता रहा हूं आपको, प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग हम लोग पिछली बार बात कर चुके थे, है ना, कौन 2 बार जो प्रेसिडेंट हमारे देश के बने आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। प्रेजेंट के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग बात हो रही है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग से यहाँ पर रिप्लाई देखने को मिलते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड कम्स इज इंदिरा गांधी जी भी काफी यहाँ पर हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल जो पीएम थी, दैट इज इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और पीएम इनके टाइम पर हमारे देश में क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी, किस केस के अंदर, इंटरनल डिस्टर्बेंस और क्लॉज का इस्तेमाल करके इन्होंने इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद क्या होता है, इन्हीं का टाइम पर सबसे मतलब जब इलेक्शन हारती है तब हमारे देश में सबसे पहली बार कौन सी नॉन कांग्रेस पार्टी जो पावर में आती है, जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है, इन्हीं के कार्यकाल में आती है, मतलब इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद आती है, और यहाँ पर बनते हैं मोरारजी देसाई बिकेम द वेरी फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ आवर कंट्री। मनमोहन सिंह जी तब जानती है, इकोनॉमिस्ट रहे थे, बाद में हमारे अभी रिसेंटली मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले मनमोहन सिंह जी यहाँ पर रहे थे, ठीक है। और इनके ऊपर काफी अच्छी फिल्में बनी है, आई थिंक क्या है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फिल्म है, और उसकी शूटिंग पटियाला में हुई है, तो जरूर देखिएगा अगर आपने फिल्में देखी है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे ओनली प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी डेथ हुई है, वो इंडिया के अंदर नहीं हुई, वो क्या हुआ है, आउटसाइड इंडिया, इनकी जो डेथ हुई है वो क्या हुई, आउटसाइड इंडिया हुआ है, और उस टाइम पर हुई है जब ये क्या करते हैं, सर्व कर रहे थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके टाइम पर 1965 के अंदर क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, वॉर होता है, 1965 का वॉर होता है, और इस वॉर को खत्म करने के लिए 1966 के अंदर क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन करते हैं, जिसके ऊपर एक बहुत ही अमेजिंग सी मूवी बनी है, जिसका नाम क्या है, ताशकंद अग्रीमेंट। बहुत सारे इनसाइट्स यहाँ पर दिए गए। ताशकंद अग्रीमेंट क्या करते हैं, साइन करते हैं, किसके साथ, ये किसके साथ करते हैं, ये तो होते हैं अपने इंडिया की तरफ से कौन हो गए, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, और पाकिस्तान की तरफ से वॉर था, तो पाकिस्तान की तरफ होते हैं अयूब खान, है ना, उनके मेजर थे अयूब खान। उस टाइम पर क्या मिलिट्री रूल चल रहा था वहां पर, तो अयूब खान आपको देखने को, अयूब ठीक है ना, हाँ अयूब खान वहां पर थे, पाकिस्तान की तरफ क्या करते हैं, साइन करते हैं, और ताशकंद अग्रीमेंट साइन करने के बाद ही इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ताशकंद ऑफ कोर्स जगह से रिलेटेड है, ताशकंद में साइन हुआ था एग्रीमेंट। आप लोग मुझे बताएंगे ताशकंद किस कंट्री की राजधानी है, या किस कंट्री के अंदर आता है, ताशकंद किस कंट्री के अंदर आता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और स्पेशली आफ्टर अफगानिस्तान का जो भी सिनेरियो चल रहा है, जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं, है ना, तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, सबके सब काफी सारे इंपॉर्टेंट जाते हैं, इनकी आप कैपिटल्स को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री इज आल्सो देयर। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन तीनों को क्या मिला है, क्या मिला हुआ है, दैट इज भारत रत्न। इन तीनों को भारत रत्न मिला हुआ है। अभी हमारे क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिला, बाकी सबको मिल चुका है, ठीक है। वैसे इसका राइट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जी, इनका राइट ऑप्शन है। आप लोग को बस फील देने के लिए मैं आपको लेट्स से ओके,
हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़े से दिखा देता हूँ आपको विकिपीडिया पे थोड़ी सी फील देने के लिए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दूंगा आपको। देखो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर ये रहे कितने 16 साल 286 डेज, 16 इयर्स 286 डेज लगातार यहाँ पर क्या रहे थे, पीएम रहे थे 1947 से लेकर 1964 तक यहाँ पर आपके रहे, ठीक है। और ये कहाँ से, फूलपुर उत्तर प्रदेश से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जहाँ से लड़ते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट थे। और साथ में पहले जब ये बने थे तो माउंटबेटन जी ने क्या करे थे, बिकॉज माउंटबेटन क्या करेंगे, इनको शपथ दिलाएंगे, शपथ समारोह जो होगा वो ये दिलाएंगे, मतलब क्या, दैट इज अपॉइंटेड बाय हूम, अपॉइंटेड बाय द माउंटबेटन। एंड देन कम्स राजेंद्र प्रसाद जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट थे, या फिर हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, दैट इज राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जब इनकी डेथ होती है, तो क्या होता है, 13 दिनों के लिए टेम्पररी बेसिस पर गुरजाइल नंदा जी को बना दिया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका भी, गुरजाइल नंदा जी को भी भारत रत्न से अवार्ड किया गया है, और ये 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन ये सबसे छोटे टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं। 13 दिन तक क्या रहे, यहाँ पर टेम्पररी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। उसके बाद कौन किसको बना दिया, इलेक्शन होकर आए लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी कहा होगी ताशकंद में यहाँ पर क्या होगी, उनकी मृत्यु होगी, वो क्या हो गए, स्वर्ग से धार गए। और उसके बाद फिर से गुरजाइल नंदा जी को क्या बना दिया जाता है, 13 दिन के लिए फिर से भी क्या रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं। और अल्टीमेटली इंदिरा गांधी जी आती है। इंदिरा गांधी जी आपको देखने को मिलेगा 11 साल 60 डेज, है ना, 11 साल 2 महीने यहाँ पर हो गया, और फिर से यहाँ पर आएंगे 4 साल के लिए, तो 11 और 4 और उसके बाद 293 समथिंग डेज भी है, तो फिर भी अगर आप काउंट करो 11 4 15 और 16 साल करीबन आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इनका आपको 16 साल 286 डेज आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी कौन से है, जवाहरलाल नेहरू जी, देन कम्स इंदिरा गांधी जी, यहाँ पर आप देखने को मिलेगी। देन और भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, एंड यहाँ पर अपने आगे मनमोहन सिंह जी जो यहाँ पर रहे 10 साल के लिए लगभग यहाँ पर रहे। एंड अभी यहाँ पर करंटली हमारे दादी वाले बाबा जी, दैट इज हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। काफी ज्यादा ये भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये तो हो गया हमारी कहानी। लेट्स कम बैक। हाँ, गुरजाइल नंदा जी को भी क्या मिला है, यहाँ पर भारत रत्न से नवाजा गया है, तो वो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एक सेकेंड ना, ओके, ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the maximum age limit of the president's post? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग यहाँ पर झोल खा गए होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हो गए होंगे कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है ना। तो देखो कुछ नहीं याद रखना है आपको। मैक्सिमम एज लिमिट की रिगार्डिंग बात कर रहा है, मैक्सिमम एज लिमिट सबसे लंबे टाइम तक यहाँ पर कौन रहा है, सबसे लंबे टाइम तक यहाँ पर कौन, सबसे लंबे टाइम तक कितने टाइम तक यहाँ पर सर्व कर सकते हो। तो एक्चुअल में ना 58 है, ना 60 है, ना 62 है, आप कहां से देखने को मिलेगा, नो एज लिमिट, कोई भी स्पेसिफाइड यहाँ पर एज लिमिट नहीं है, जितने भी लंबा आप चाहो वहां पर आप प्रेजेंट रह सकते हो, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर देम, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बाय द वे 65 ईयर, देखो 62 ईयर्स क्या होती है, 62 ईयर्स आपको देखने को मिलेगी हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनकी रिटायरिंग एज क्या होती है, 62 ईयर्स होती है। वैसे बहुत सारे और लोगों की भी होती है, बट याद रखिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की एज कितनी होती है, दैट इज 65 ईयर्स। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाई कोर्ट की रिटायरिंग एज जो जज की एज होती है 62 ईयर्स, एंड सुप्रीम कोर्ट के 65 ईयर्स, ठीक है। बाकी लगभग क्या होता है, सेम लेवल पे चलता है दोनों का सिनेरियो, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। और प्रेसिडेंट की पोस्ट आई थिंक ठीक है, इतना ही काफी है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द व्हिच पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का कौन सा मेंबर जो कि क्या करता है, हेड करता है, एक ऐसी कमेटी जो कि हेड करता है। पहली बात समझो, कमेटी बनाई जाती है। यार देखो, नेता लोग एक तो पहली बात ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं नहीं नेता लोग, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इतना बड़ा कंट्री मारा, और ऊपर से 3.24 समथिंग, चलो छोड़ो उसको, डाटा को छोड़ो, मतलब इतना बड़ा हमारा कंट्री है, इतने करोड़ की पॉपुलेशन है, इतने सब लोगों को एक राज्य के, एक जिले के, एक कस्बे में क्या हो रहा है, ये वाली प्रॉपर न्यूज क्या होती है, पहुंच नहीं पाती। अगर न्यूज पहुंच भी रही है तो हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन नहीं हो पाता, हर मुद्दे के ऊपर हर मेंबर ऑफ असेंबली काम नहीं कर सकते। कितने मेंबर ऑफ असेंबली है, एक 550 एक में लगा लो और 250 एक में लगा लो, तो ये सबके सब क्या होते हैं, मतलब लेस देन 1000 पीपल आर वर्किंग, तो ये लोग प्रॉपरली देश को चला नहीं पाते। इसीलिए क्या होता है, पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटी बनाई जाती है, और उन कमेटी को क्या देता है, टास्क दिया जाता है कि कुछ काम आप करोगे, कुछ काम आप करोगे, तो इसलिए बनाती है कमेटीज का यहाँ पर किया जाता है, गठन किया जाता है। कमेटीज आपको देखने को मिलती है, 2 टाइप की कमेटी देखने को मिलती है, दैट इज कैसे करें, हाँ इसलिए देते हैं। कमेटीज आपको 2 टाइप को देखने को मिलती है, एक होती है क्या, टेम्पररी कमेटीज, एक होती है टेम्पोररी कमेटीज, जिनको मतलब क्या, जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है। देन कमेटीज आती है परमानेंट कमेटी, ये लगभग हर साल आपको बनाई जाती है, हर साल इनको रिन्यू किया जाता है, हर साल यहाँ पर बनाई जाती है, और हमेशा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती रहती है परमानेंट कमेटीज, ठीक है। यहां पर आपको नाम देखने को मिल रहा है, एस्टिमेट्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये तीनों की तीनों जो कमेटी है, ये क्या है, यहाँ पर आपकी परमानेंट टाइप ऑफ कमेटी आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज आल्सो पी, दिस इज आल्सो पी, दिस इज आल्सो पी, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रिविलेज कमेटी तो छोड़ ही दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। एडहॉक कमेटीज, एडहॉक का मतलब ही क्या होता है, टेम्पररी नेचर होता है, तो यानी कि आपको देखने को मिलेगी एडहॉक कमेटीज इज एग्जांपल ऑफ टेम्पररी काइंड ऑफ कमेटीज, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी जेपीसी, दैट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो थी ये भी क्या बनती है, टेम्पररी कमेटी के तौर पर बनती है, ठीक है। एस्टिमेट्स कमेटी क्या करती है, एस्टिमेट्स कमेटी, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी
ओके, एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या होता है? ये करती है बजट एस्टिमेशन। बजट को एस्टिमेट्स करने के लिए यहाँ पर क्या करती है, काम आती है, बजट एस्टिमेशन के अंदर काम आती है। हमारे अभी तक जो भी मैं जितनी कमेटी एग्जिस्ट करती है, लार्जेस्ट कमेटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? एस्टिमेट्स कमेटी है, जो कि हमारे पूरे पार्लियामेंट में रहती है। लार्जेस्ट कमेटी, यहाँ पर आपको 30 मेंबर देखने को मिलेंगे, 30 मेंबर इस कमेटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और 30 के 30 मेंबर कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। यहाँ पर राज्यसभा की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर। दोनों ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट एंड 30 मेंबर बॉडी, लोकसभा ओनली, तीनों ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, एडॉक कमेटी तो आपको बता ही चुका हूं, कुछ खास नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या होता है सर? आपको पीएसी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। सर ये क्या करती है? ये करती है, इसका काम क्या है? एनालाइज करना या फिर कह लो स्क्रूटनाइज करना। मतलब क्या करना? बाल की खाल निकालने किस पर्टिकुलर रिपोर्ट की रिपोर्ट बाय किसकी? रिपोर्ट बाय CAGI, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पिछली क्लास में बात की थी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, है ना। पिछली क्लास में आप लोगों ने मेंशन नहीं किया था, आप लोग मेंशन करो यहाँ पर CAGI यहाँ पर कौन है, CAGI यहाँ पर कौन है। वैसे तो कुछ लोगों ने लाइव क्लास में मेंशन किया था, बट जो रिकॉर्डेड देखते हैं वो लोग प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट के अंदर, मैं वेट करता रहता हूँ आपका, ठीक है। तो CAGI यहाँ पर कौन है आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और वो जम्मू कश्मीर के भी कुछ रह चुके हैं, आप लोग वो भी लिखेगा जम्मू कश्मीर के वो क्या रह चुके हैं, फॉर्मर जम्मू कश्मीर के कुछ रह चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो भी CAGI जो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं, इसको क्या करता है? इसको करता है उधेड़ता है। मतलब क्या? इसको पूरा स्क्रूटनाइज करता है कि कौन सा स्कैम किया था गवर्नमेंट ने, 2G स्कैम, कोल स्कैम, कौन सा ब्लैक मनी, काला पैसा, जो भी है, इसको प्रॉपरली क्या करता है? एनालाइज करता है और इसको क्या करता है? पार्लियामेंट के अंदर अपनी क्या करता है? विचार को प्रकट करती है प्रॉपर कमेटी। और इसीलिए क्योंकि ये जो भी काले चिट्ठे हैं, जो भी कर्म कांड है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है, उसको बेसिकली दिखाता है। इसीलिए हम चाहते हैं क्या? पीएससी कमेटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 20 मेंबर्स, 20 मेंबर्स, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा कितने मेंबर्स होते हैं इसमें। आई थिंक 30 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, शायद 15, एक सेकंड, 15 एंड चलो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ कितने मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। अगर किसी को जिनको पता है लाइव क्लास में तो मैंने ऑफ कोर्स बताया ही है, लाइव क्लास में डेफिनेटली बताया ही है। तो लाइव बैच के अंदर बताया, तो प्लीज एक बार लाइव वाले एक बार मेंशन कर दीजिए। कुछ मेंबर्स आते हैं कहाँ से? लोकसभा से आते हैं, कुछ मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से आते हैं, मैं भी थोड़ा सा काउंट भूल गया हूँ अचानक से, है ना। चलो कोई नहीं, एनीवेज, लेकिन अपन चाहते हैं क्या? ऑपोजिशन पार्टी का क्या हो? लीडर बने। अगर सेम पार्टी बीजेपी पार्टी भी चल रही है, बीजेपी पार्टी क्या हो जाएगी? अगर वही इसका लीडर बन जाएगा तो ये कभी भी जो भी काले चिट्ठे हैं गवर्नमेंट के, वो कभी भी यहाँ पर दिखाएगा नहीं, कि गवर्नमेंट की गलतियों को यहाँ पर दिखाएगा नहीं। इसलिए ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है वो क्या होता है? इसका हेड होता है। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी आपको देखने को मिलेगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और क्या है यहाँ पर? दैट इज प्रोमिनेंट, हाँ, मेंबर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं यहाँ पर क्या रहते हैं? लीडर रहते हैं, ठीक है। तो चलो आगे, प्लीज मेंशन करना है, ये वाला मेंशन करना, कितने मेंबर्स की बॉडी होती है। आई थिंक 22 मेंबर्स की यहाँ पर बॉडी होती है, शायद मुझे याद आ गया, 22 मेंबर्स की यहाँ पर बॉडी होती है। और इसमें से कुछ मेंबर्स आते हैं लोकसभा से, ठीक, 15 मेंबर्स आते हैं लोकसभा से, 15, और उसके बाद जो 7 मेंबर बने, हाँ 7 मेंबर आएंगे राज्यसभा से, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। All right. Now let's see the next question. Again a very very interesting question. बहुत सारे बंदे ओवर कॉन्फिडेंस में लुढ़क जाते हैं, लग जाते हैं। पूछता क्या सर? सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया क्या है? स्टेट ऑफ ए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन जेके एसएसबी, जो भी आपके रिसेंटली एग्जाम आ रहे हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वगैरह जो भी एग्जाम आ रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन एकदम स्टेट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगेन बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बंदे सब लोग क्या होते हैं? लुढ़क जाते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफिसर नहीं पूछा है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में ये भी पूछा था आपने, कुछ लोगों ने मेंशन करा, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज के वेणुगोपाल। बिल्कुल सही बात है, वेणुगोपाल। जिन्होंने लिखा बहुत सी बात, थैंक यू सो मच। जितनों को नहीं लिखा प्लीज लिखा करो कमेंट के अंदर, ठीक है। के वेणुगोपाल का है, इनके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। लेकिन ये पूछ रहा है सेकंड लॉ ऑफिसर, मतलब क्या? सेकंड मतलब फर्स्ट के बाद जो आएगा वो सेकंड। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो असिस्ट करते हैं वो करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, SJI बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इनके अलावा ASJI भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये, मतलब असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बट इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? हिंट देता हूँ, इनका नाम क्या है? TM। अगर आप इनके फुल फॉर्म लिखोगे, इनका नाम है TM। क्या ऑफ कोर्स क्या मेल है ये, और इनका नाम क्या है? TM। इसको बताओ कौन है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये भी आप लोगों से लास्ट टाइम पूछा था और फिर से पूछ रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? बताइए जरा। लॉ में से छोड़ दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेकंड लॉ ऑफिस ऑफ द कंट्री। फर्स्ट लॉ पूछता तो क्या होता? फर्स्ट लॉ होता तो यहाँ पर आंसर होता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे स्टेट में भी होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से, इसी में से
स्टेटमेंट 1 अलग से पूछी जा चुकी है एक बार क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट 2 भी अलग से पूछी जा चुकी है क्वेश्चन के अंदर, और स्टेटमेंट 4 भी बहुत ज्यादा पूछी है। स्टेटमेंट 4 तो आपको यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ में देखने को मिल चुकी है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है 4 के अंदर, ठीक है। अभी थर्ड ऑप्शन को पूछा नहीं गया है, जहां तक मैं जितने मैंने एग्जाम देखे अभी तक कोई पूछा नहीं गया, बट थर्ड भी पूछी जा चुकी होगी, या फिर कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी होगी, या फिर पूछी जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, मैं सबको मैंने क्लब करके एक ही क्वेश्चन में डाल दिया, और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा क्वेश्चन है। अगर आप ये लोग क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं तो आपकी क्लैरिटी रिगार्डिंग द राज्यसभा इज वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। Let's try to answer all the question. Let's try to answer all the question जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। Which of the following is true regarding the राज्यसभा? राज्यसभा के रिगार्डिंग क्या क्या है, चलो पकड़ते हैं राज्यसभा को अलग से। आर्टिकल नंबर कौन सा है राज्यसभा का? आर्टिकल नंबर कौन सा है? 79, 80, 81। 79, 80, 81। 79 बात करता है संसद के रिगार्डिंग, यानी कि पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, तो ये तो हट गया। पार्लियामेंट के अंदर आते हैं दो हाउस, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो आर्टिकल नंबर 80 टॉक्स अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर आपको देखने को मिलेंगे? एट प्रेजेंट करंट लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे 245 मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें और प्लस टोटल कितने हो सकते हैं? 250 मेंबर हो सकते हैं, 200-250 मेंबर यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, कितने लेवल पर 245 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। और 5 मेंबर जो है वो कहां से आएंगे सर? वो कहां से है जो नहीं आए अभी तक? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो होंगे मेंबर्स, वो जब हम वापस ले लेंगे तब आएगा। और साथ साथ में क्या है? अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जब हमारे इंडिया में वापस आ जाएगा, हमारे देश का अभिन्न अंग है वो क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 5 मेंबर होंगे सिलेक्ट होकर आएंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी क्या है, करंट पोजीशन खाली है। करंट लेवल पर कितने आपको देखने को मिलेंगे? 245 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, हम लोग लाइव क्लास में एक बात बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, लगभग 2-3 दिन तक ये लोग बात रिपीट कर चुके थे। राज्यसभा जब से बनी है तब से चली आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, जब से बनी है तब से चली आ रही है। यानी कि 6 साल तो ये लिखा हुआ है, ये क्या होता है? गलत होता है। लेकिन इसका फिक्स स्टैंडर्ड तो नहीं होता। लेकिन जो इनके मेंबर्स हैं, जो यहाँ पर मेंबर्स मतलब जो इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स रहने वाले राज्यसभा के, उनका टेन्योर होता है कितने साल का? 6 साल का। 6 साल का टेन्योर होता है मेंबर्स का। लेकिन राज्यसभा क्या होती है? हमेशा चलती है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा क्या होती है? 5 साल के बाद क्या होती है? डिसोल्यूशन हो जाता है, भंग हो जाती है। 5 साल के बाद क्या होती है? खत्म हो जाती है। फिर जब नई पार्टी आती है, फिर से द्वार खुलते हैं और फिर से दर्शन होता है लोकसभा का। तो लोकसभा का टेन्योर होता है 5 साल का, लेकिन राज्यसभा का टेन्योर बिल्कुल होता ही नहीं है। जब से बनी तब से क्या की जा रही है? चली जा रही है, आज तक कभी भंग नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, सेकंड इज 1/3 मेंबर ऑफ एमरेट आइलैंड। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 1/3 मेंबर आपका 6 साल का टेन्योर का मेंबर है, मतलब मेंबर्स का टेन्योर 6 साल का रहता है। और हर 1/3 मेंबर्स, मतलब 1/3 मेंबर जितने भी हो गए 1/3 मेंबर्स, उतने मेंबर हर 2 साल में क्या करते हैं? हर 2 साल में क्या होते हैं? आपके मतलब रिटायर कर जाते हैं। मतलब 1/3 मेंबर 6 साल के अंदर कितने हो जाएंगे? 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स, मतलब हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर जा रहे हैं। तो पहले 2 साल में क्या हो जाएगा? 1/3 मेंबर चले जाएंगे, इनकी जगह कोई और आ जाएगा। फिर अगले साल में क्या हो जाएगा? 1/3 मेंबर और चले जाएंगे, तब इनकी जगह कोई और आ जाएगा अगले 2 साल के बाद। मतलब क्या हो गया? टोटल मिलाकर 2/3 मेंबर चले गए, है ना। अब जो आखिरी 1/3 मेंबर है वो भी क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे अगले 2 साल के अंदर। मतलब क्या है? टोटल मिलाकर 6 साल के अंदर क्या हो गया? बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स आ गए, यानी कि सारे मेंबर चले गए। अब जो नया है बिल्कुल क्या आ गया? फ्रेश नए लोग आ चुके हैं, किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, वापस इलेक्शन जो रिटायर हो चुके हैं वापस पार्ट बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन फ्रेश इलेक्शन से यहाँ पर क्या होंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। इट हैज रियल पावर विद रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। इनके पास कुछ ही पावर स्पेशल है राज्यसभा के पास, जिसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की जो एक्चुअल पावर्स है किसके हाथ में है? दैट इज राज्यसभा के पास में है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूवल होता है किसका? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा का होता है रिमूवल, ठीक है। साथ में अगर राज्यसभा जो है बिल जो पास कर देती है रिमूवल का, तो लोकसभा के पास वो बिल जाएगा तो जाएगा। लेकिन लोकसभा क्या होता है? लोकसभा के पास कोई रियल पावर्स नहीं है, लोकसभा को वो बिल क्या करना पड़ेगा? पास करना ही करना पड़ेगा। मतलब अगर राज्यसभा ने डिसाइड कर दिया कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही करना है, इसका मतलब क्या है? लोकसभा चेंज नहीं कर सकती। लोकसभा इस मजबूर है कि उसे क्या करना पड़ेगा? उसे हाँ ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज द रियल पावर। साथ ही साथ में अगर ऑल इंडिया सर्विस मतलब क्या? आईएफएस है ना, आईएएस, आईपीएस, ऐसी सर्विस अगर ऐसी सर्विस बनानी हो तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर स्पेशल राइट आपको देखने को मिल जाता है। आर्टिकल नंबर कौन सा है आप लोग मेंशन करेंगे? चलो मैं लिखा देता हूँ, 214 214 आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, जो कि क्या पता है? ऑल इंडिया सर्विस के रिगार्डिंग बात करते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें क्या, हाँ, अगर क्या चाहें यूनियन गवर्नमेंट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट अगर स्टेट लिस्ट का क्या सब्जेक्ट, मतलब क्या? यूनियन गवर्नमेंट जो है, मतलब जो सेंट्रल लेवल पर सरकार है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के जो किसी स्टेट के अंदर लॉ बनाना चाहेगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है अपने स्टेट के अंदर लॉ बनाने की, उसको क्या करना चाहेगी? ओवरटर्न करना चाहेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट के लिए लॉ बना कर दे, ऐसा अगर हो सकता है तो अभी हो सकता है जब क्या हो जाए? एक रेजोल्यूशन पास हो जाए कहां पर? राज्यसभा में।
तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट के अंदर लॉ बनाना चाहती है तो उसे राज्यसभा से ऐसा कुछ करके पास करना होगा। तो ये 3 केस बहुत देखने को मिलते हैं। दीज आर द स्पेशल पावर ऑफ दैट इज राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 4 बिल्कुल सही बात है सर। शेड्यूल 4 इज रिलेटेड टू द सीट एलोकेशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीट एलोकेशन के बिल्कुल रिलेटेड है शेड्यूल 4। बहुत ही बढ़िया। तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट एंड 1 इज नॉट करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इंडिया प्राइम मिनिस्टर कैन होल्ड इस पोस्ट टिल ही हैज। अगेन बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखकर अच्छे खासे लोग क्या होते हैं, लुढ़क जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया, 2 चीज हमें तो टर्म याद नहीं है और बड़ा आसान है। हमारे देश क्या है, लोकतंत्र है, हमारे देश क्या है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या, जब तक लोग चाहेंगे, अगर लोग चाहेंगे तो क्या प्राइम मिनिस्टर होंगे और लोग नहीं चाहेंगे तो लोग प्राइम मिनिस्टर हट जाएंगे। ऐसा नहीं होता क्योंकि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को क्या करें, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा रहे। हम लोग क्या करते हैं, एमएलए सेलेक्ट करते हैं, उस पर एमपी सेलेक्ट करते हैं, फिर अल्टीमेटली वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर होने वाले। ठीक है, तो सपोर्ट ऑफ द पीपल, जितने भी लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सपोर्ट ऑफ द पीपल जिसको मिलेगा, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बने, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, चलिए भाई, अब बात आते हैं कौन सा सपोर्ट ऑफ आर्म फोर्सेस। ये भी क्या है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। क्यों गलत ऑप्शन है सर? ये होता है सर जहां पर क्या होता है, मिलिट्री रूल होता है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो म्यांमार के अंदर क्या हो रहा है, मिलिट्री रूल हो रहा है। अच्छा बाय द वे, म्यांमार बिल्कुल अभी साथ में बड़ा पॉपुलर सा हो रहा है। म्यांमार की कैपिटल क्या है, म्यांमार की कैपिटल क्या है? देखो, इनकी जो पहले कैपिटल थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग से कैपिटल थी, शायद आपने इसका नाम भी सुना हो। इसका नाम क्या था, रंगून। अगर आपने गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन कि तेरी याद सताती है। ठीक है, तो रंगून जो है वो पहले कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन अभी जो कैपिटल है आप लोग मेंशन करेंगे, व्हाट इज द कैपिटल नाउ। अभी कौन है कैपिटल नाउ? ठीक है, अभी कौन सी कैपिटल आप लोग लिखेंगे, तो म्यांमार के अंदर और आपके हमारे बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है ना, बहुत ही महान देश, जिस देश के अंदर बिल्कुल मतलब असीम शांति है, बमब्लास्ट तो कुछ हो ही नहीं रहे हैं, है ना, और वो हमारे लिए बिल्कुल भी कुछ कर नहीं रहा है, जो हमारी परेशानी क्रिएट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बार क्या रह चुका है, दैट इज मिलिट्री रूल रह चुका है, आर्म फोर्स का यहाँ पर रूल रह चुका है। ठीक है, तो तख्ता पलट वगैरह होता रहता है। सपोर्ट आर्म फोर्सेस के लिए प्रेजेंट नहीं बनते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, दिस इज आल्सो रॉन्ग। बचते हैं 2 ऑप्शन, कॉन्फिडेंस ऑफ राज्यसभा, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास, दैट इज आर्टिकल नंबर 75 क्या बोलता है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा के लिए क्या होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए बोलता हूँ सारी वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कराता हूँ। तो ये 75 हमने पिछली वाली वीडियो में बात की थी। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद है और आपको ये भी बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे रिलेटेड है, दैट इज लोकसभा से रिलेटेड है। देयरफॉर आंसर क्या होगा, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा विल बी द राइट ऑप्शन। राज्यसभा से यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं होता क्या है। अगर मान लो ऑपोजिशन पार्टी को ऐसा लग रहा है कि भैया ये जो गवर्नमेंट है ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल 51% क्या चाहिए थे, वोट चाहिए थे। 51% जो वोट ले लेगी वो क्या कर लेगी, सरकार बना लेगी। लेकिन अगर ऑपोजिशन पार्टी को ऐसा महसूस हो गया कि कुछ मेंबर जो है वो इनके साथ नहीं है, कुछ मेंबर इनके साथ नहीं है, या फिर ऑपोजिशन पार्टी कुछ मेंबर खरीद लेती है गवर्नमेंट के, मतलब क्या हो गया, 51 से क्या हो गया, मेंबर क्या हो गए, कम हो गए। 51% से क्या हो गया, मेंबर कम हो गए। अब वोटिंग क्या होगी, कम होगी। अगर ऐसा लगता है तो ऑपोजिशन जो होंगी वो क्या करेगी, स्पीकर ऑफ लोकसभा से क्या कहते हैं, हामी लेकर क्या करेगी, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या करेगी, पास करेगी। एनसीएम मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या करेगी, पास करेगी इन द केस ऑफ लोकसभा। और ये बोलेगी कि भैया फ्लो टेस्ट कराया जाए। फ्लोर मतलब क्या, जमीन। तो जमीन के ऊपर टेस्ट कराया जाए। मतलब क्या, जमीन पे बैठ के टेस्ट नहीं करना। इसका मतलब ये है कि भैया जमीनी तौर पर हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी पार्टी में कितने मेंबर एक्जेक्टली हैं। अब क्या करेगी, जो भी यहाँ पर रूलिंग पार्टी है, फॉर एग्जांपल बीजेपी, तो बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी बोलेगी भैया मेरे जितने भी समर्थन में अभी तक मेंबर्स हैं, जितने मेरी पार्टी के जितने मेंबर हैं, सबके सब आ जाओ, अपन वोट करेंगे। और फिर क्या होगा, हाथ करके पूछेंगे कि भैया तुम किसके साथ हो, बीजेपी के साथ हो कि नहीं हो। बोलेगा हाँ सर साथ में। अगर 51% या 51% से ज्यादा वोट मिल गए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब क्या हो गया, एनसीएम मोशन क्या हो गया, फेल हो गया, एनसीएम मोशन पास नहीं हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ। लेकिन अगर क्या होगा, इससे कम निकले, यानी कि 40% के आसपास लोग आ गए, या कि 49% भी वोट आ गए, 49% लोग भी आ गए, 51% वालों को सरकार बनानी थी, लेकिन 51 से क्या हो गया, कम हो गए। अब क्या होगा, क्या हो जाएगा, सरकार क्या कर जाएगी, गिर जाएगी, और प्रेसिडेंट को साथ में काउंसिल मिनिस्टर को करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सरकार क्या कर जाएगी, गिर जाएगी। फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से क्या होगी, पार्टी बनाई जाएगी। उससे पहले क्या होती है, इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। बहुत बार ऐसा हुआ है, भी आपको पता है, रिसेंटली महाराष्ट्र वगैरह के अंदर भी काफी सारा फेमस था, वहां पर भी ऐसे सरकार गिराने वाला सीन क्या चल रहा था, प्रॉपर चल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा, जेके एसएसबी के जो भी एग्जैक्टली एग्जाम आ रहे हैं उस पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ सकता है। जरा देखते हैं क्या क्या सिखाता है। ये बेसिकली बात कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें यहाँ पर मेंशन है, सही है।
पहले क्या पूछता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर जो होंगे, जो कि बोथ द हाउसेस से होंगे, वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। Constitution is silent about the person who is the duties of the president, vice president during the period of vacancy। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। एनीवेज, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, अगर ये क्या बोलता है, अगर क्या हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या हो जाए, वैकेंसी हो जाए, खाली हो जाए, तो उसके ऊपर कंस्टिट्यूशन क्या है, कोई भी कमेंट नहीं करता, कोई भी कमेंट नहीं करता। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या होगी, खाली रहेगी, तो उसको कौन भरेगा, कौन नहीं भरेगा, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है कंस्टिट्यूशन के अंदर, विच इज वेरी ट्रू। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई कमेंट नहीं किया गया। देखो होता क्या है, पहले सेकंड स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट को समझेंगे। जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। देखो होता क्या है, अगर प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या होगी, खाली होगी, तो इनमें क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ पर क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सीजेआई, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या होगी, खाली होगी, तो कौन भर देगा, सॉरी, प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या होगी, खाली होगी, है ना। मान लो डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जांपल जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जी की क्या हुई थी, डेथ हुई थी, है ना, 1969 एंड वर्ष जो भी हो, पर आप वापस कह लो, तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, डाइड इन ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर जैसे उनकी डेथ हुई, तो क्या हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बन गया, हमारे क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, वाइस ऑफ प्रेसिडेंट क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। अच्छा, किस आर्टिकल के थ्रू बनते हैं, आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो आप लोग बताइए वहां पर कौन से आर्टिकल के अंदर बनते हैं, ठीक है। चलिए, बात करता है क्या, वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बन गए, तो वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ऐसा समझते हैं, देखो क्या, ऐसा समझते हैं, जरा ऐसा समझते हैं, काम थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, ऐसा समझते हैं जरा। अगर वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वीपी भी है और सीजी भी है, एक तो ये वाला केस हो जाएगा। एक केस क्या होगा, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, अब नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे सर, ये क्या बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे, तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इस पोजीशन को कौन भरेगा, इस पोजीशन को कौन बनेगा, ऐसा यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं किया गया। मतलब एक जब तक खाली रहेगी, जब तक क्या है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, ये जो प्रेसिडेंट ऊपर गए थे, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे, ये वापस क्या हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे देश में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों होने वाले, ठीक है। अच्छा, एक तीसरा केस और भी होता है, यानी कि अगर मान लो मतलब ये तो यहां पर चले गए थे ना। अच्छा, अगर मान लो हमारे देश में प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, मान लो इनकी भी मृत्यु हो गई, या फिर ये वैसे ही सर्व नहीं है, ये ऑफिस खाली पड़ा था। अब क्या होगा, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, ये डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और ऐसा एक बार हुआ है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान थोड़ा मत दीजिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो थे, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये क्या थे, ये क्या बने, जब हमारे जाकिर हुसैन जी की डेथ हुई, तो क्या हो गए, वीवी गिरी साहब जो थे, ये क्या बने, हमारे क्या थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे, ये बन गए प्रेसिडेंट। लेकिन फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे थे, तब इन्होंने क्या करा, रिजाइन कर दिया, अपने जो टेम्पररी प्रेसिडेंट से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, और अल्टीमेटली क्या हो गया, इन्होंने इलेक्शन लड़ा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। उस टाइम पर क्या थी, पोजीशन खाली थी, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन भी खाली थी, प्रेसिडेंट की पोजीशन भी खाली थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करके हमारे प्रेसिडेंट बन गए और यहाँ पर संभाला। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये वही इंसान है जो क्या हुआ, तीनों चीज रह चुके हैं, मतलब प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो ये तो सीजे तो यहाँ पर पहले थे ही थे, साथ में ये प्रेसिडेंट तो बनी गए, एंड वाइस प्रेसिडेंट के बाद इन्होंने बाद में वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन लड़ा था, और बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी हो गए थे, बन गए थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कब कहानी है, 1969 के बारे में, 1969 के अंदर ये वाली कहानी है, आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई, एक इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ लेट्स सी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। बोलता कैसे, इलेक्टोरल कॉलेज। एक्चुअल में जो इलेक्टोरल कॉलेज का कांसेप्ट आया, वो कहां पर आया था, ये आया था कहां पर, दैट इज प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर आता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या बोला गया, जितने भी एमपीज हैं सब पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कौन से, जो इलेक्टेड एमपीज हैं, जो वोट लेकर जीत कर आए, सारे इलेक्टेड एमपी पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ में जितने भी एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के जितने मेंबर हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग यूटी। कौन सी यूटी से जो मेंबर है, कौन सी यूटी, दिल्ली और पौंडीचेरी यूटी के पास क्या है, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा है, वहां पर भी मेंबर बैठते हैं, वहां पर मेंबर है। तो यूटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी के जो भी एमएलए हैं, वो भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सबके सब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, एमपी। कौन से एमपी, जो कि क्या है, नॉमिनेशन से आए। नॉमिनेशन मतलब क्या, कुछ एमपीस को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट डायरेक्टली, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉमिनेटेड एमपीस पार्टिसिपेट नहीं करते। साथ में एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये होता है प्रेसिडेंट के केस में, लेकिन हम बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट में क्या होगा, नॉमिनेटेड हो या फिर आपके इलेक्टेड हो, सारे के सारे एमपी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। एमएलसी हो, एमएलए हो, सबके सब क्या करने वाले, बेसिकली पार्टिसिपेट करने वाले। तो एवरी मेंबर, सॉरी एमएलए तो नहीं होगा, एमएलए एमएलसी नहीं होगा, लेकिन जितने भी एमपीस हैं, जितने भी एमपीस हैं, भले वो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, सबके सब क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और दोनों हाउसेस से पार्टिसिपेट करेंगे, बोथ सदन से पार्टिसिपेट करेंगे। तो आंसर ये हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जेके एसएसबी के अभी जो आ रहे हैं एग्जाम्स, मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं, डेफिनेटली आपको मिलेंगे। बात कर रहे हैं सर प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन इन पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझते जरा। ये सब कुछ आपकी जो जितनी कहानी है सबके सब कहां पर आ रही है, ये आपको देखने को मिलती है, ये दो चीजें होती है, एक होता है सेशन, एक होता है सेशन। सेशन के जो स्टार्ट होता है, सेशन का जो स्टार्ट होता है, सेशन मतलब क्या, जो फॉर एग्जांपल कहते हैं मॉनसून सेशन हो गया, है ना, समर सेशन हो गया, बजट सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया। साल में 3 सेशन क्या होते हैं, जरूरी यहाँ पर होते ही होते हैं, 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक्चुअल में 3 होते हैं। किसका काम होता है, प्रेजेंट का काम होता है कि ये दिनों 3 सेशन यहाँ करें, कराएं, पक्का कराएं। सेशन की जो स्टार्टिंग होती है, हर सेशन की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। जो स्टार्टिंग ऑफ सेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग को जब बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, समनिंग ऑफ द हाउस, समनिंग ऑफ द हाउस। कौन करता है सर, प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं समनिंग ऑफ द हाउस। जब उसके पहली बार क्या करेंगे, द्वार खुलेंगे, ठीक है। अब सेशन क्या होगा, चलेगा 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 चलेगा, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, खत्म होगा, खत्म होगा। जब एंडिंग ऑफ द हाउस होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन, उसे क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन मतलब क्या, एंडिंग ऑफ सेशन को बोलते हैं प्रोरोगेशन। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। अब एक सेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी सिटिंग होती है, मतलब डेली एक्टिविटीज होती है। जब हम क्या करते हैं, मतलब क्या होते हैं, बार बार क्या करते हैं, मिलते हैं। तो सिटिंग आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, मतलब डेली वर्किंग जो होती है उसे बोलते हैं सिटिंग, है ना, कि आज हम मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, है ना, तो मेरी क्या होगी, यहाँ पर सिटिंग होगी, आज सिटिंग होगी, ठीक है। चलिए, सिटिंग की स्टार्टिंग जो होती है, सिटिंग का भी स्टार्ट होगा और सिटिंग का भी एंड होगा। सेशन का स्टार्ट हो रहा है, वैसे क्या सिटिंग का भी क्या होगा। एक जैसे समझ लो स्कूल, आप स्कूल गए, स्कूल की स्टार्टिंग इज समनिंग, स्कूल का एंड इज प्रोरोगेशन, ठीक है। और स्कूल के अंदर अलग अलग पीरियड लग रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, सिटिंग बोलेंगे, उसे बोलेंगे सिटिंग बोलेंगे। तो सिटिंग क्या कई प्रकार की होंगी। अब सिटिंग मतलब क्लास का स्टार्टिंग होगी, क्लास की स्टार्टिंग होगी तो क्या करती है, टीचर क्या लेती है, अटेंडेंस लेती है, उसे क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, उसे बोलते हैं क्वारम चेक। तो स्टार्टिंग ऑफ अ सिटिंग के अंदर क्या होता है, क्वारम चेक होता है। एंडिंग ऑफ द सिटिंग को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, एडजॉर्नमेंट साइन डी, इसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट साइन डी। तो ये क्या है, 4 नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चारों नाम क्या करते हैं, घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। देखिए जरा, एंडिंग ऑफ डेली वर्किंग आवर्स, इसका मतलब क्या हो गया, डेली वर्किंग आवर्स मतलब क्या, डेली की जो बात मिल रही है, मतलब क्या सिटिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा है, इसे बोलेंगे एडजॉर्नमेंट साइन डी, ठीक है। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। प्रोरोगेशन क्या, हम देखें प्रोरोगेशन, एंड ऑफ अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट, एंड ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल सही है, बी इज द राइट ऑप्शन। स्टार्ट ऑफ अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके नंबर क्या होता है, क्वारम चेक होता है, सिटिंग के अंदर क्वारम चेक होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट जॉइंट सिटिंग, ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जॉइंट मीटिंग मतलब मेरा कहने का मतलब जॉइंट सिटिंग, ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस पहली बार कब हुई थी, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और पता नहीं थकते नहीं है, और फिर भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार, है ना, और आपको भी मिल सकता है क्वेश्चन डेफिनेटली। जॉइंट सिटिंग क्या होती है, समझते हैं। आर्टिकल नंबर 108 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर पूछा जाता है। ये क्या होता है, जब भी कोई बिल में क्या होगा, डेडलॉक होगा। जब भी कोई बिल में क्या होता है, डेडलॉक मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें क्या हो रहा है, डेडलॉक हो रहा है, डेडलॉक ऑन अ बिल। जब डेडलॉक हो जाता है मतलब क्या हो रहा है, होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, मान लो कोई बिल क्या है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और वो क्या होता है, राज्यसभा में गया, लोकसभा से क्या हो गया, पास हो गया, लोकसभा क्या हो गया, पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से क्या हुआ, पास नहीं हुआ। राज्यसभा ने क्या कर दिया, वापस भेज दिया कि भैया हमें मजा नहीं आ रहा, आपको चेंज करो, उसमें कुछ बदलाव करो और वापस करो। फिर लोकसभा ने क्या कर कुछ बदलाव करे, फिर से राज्यसभा के बाद भेज दिया, फिर राज्यसभा ने फिर वापस भेज दिया। तो लोकसभा पास करे जा रही है, राज्यसभा मना कर जा रही है, लोकसभा पास कर जा रही है, राज्यसभा मना कर जा रही है। या फिर इसका उल्टा केस होता है, राज्यसभा ने कुछ बिल पेश किया और वो लोकसभा में भेजा, और लोकसभा क्या कर रही है, वापस मना कर जा रही है, राज्यसभा पास कर जा रही है, लोकसभा मना कर जा रही है, राज्यसभा पास कर जा रही है। अगर ऐसी पूरी की पूरी कहानी किसी भी एक बिल के लिए 6 महीने तक क्या होती रही, कहानी ऐसी बदलती रहे, 6 महीने तक लगे हुए हैं, 6 महीने तक लगे हुए हैं कि तू नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूं, तू नहीं मान रहा। बिल्कुल क्या हो रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के क्या हो रहे हैं, नखरे हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड मान ही नहीं रही, बॉयफ्रेंड मान ही नहीं रहा, परेशान हो रखा है, शक्की दिमाग का है, या गर्लफ्रेंड बिल्कुल मान ही नहीं रही, शक करी जा रही है, मान ही नहीं रही। समझाते समझते क्या होगा, 6 महीने हो गए, 6 महीने, तो क्या होता है भैया, क्या होता है, आपका ऐसा दोस्त, लड़की जनरली लड़कियां ही होती हैं, लड़कियों की साइड ही होता है, तो लड़कियों की साइड के जो भी उनकी दोस्त होगी, जो भी बेस्ट फ्रेंड होगी, वो क्या कहेगी, भैया बेस्टी जो होंगे उनकी, वो बोलेगी ऐसा कर, तुझसे एक बार मिल ले, एक बार मिल के सारी चीजें हैं वो क्या है, सॉर्ट करवा दे। तो ये जो मिलाप होता है उसे क्या बोलते हैं, जॉइंट सिटिंग। साथ में बैठेंगे, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे संग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और तीसरी उनकी फ्रेंड, ठीक है। चलो एनीवेज मजाक हो गया, हाँ, तो दैट इज डेडलॉक अगर बिल होगा। अच्छा, जब जॉइंट सिटिंग होती है तो क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स यहाँ पर बैठेंगे, आपस में चर्चा होगी, मार कुटाई के अलावा सब कुछ होगा, और यहाँ पर डिस्कशन के बाद क्या होगी, वोटिंग होगी। वोटिंग जब भी होगी तो क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। जो भी बिल, जिस भी बिल के पीछे क्या हुआ, विवाद हुआ था, उस बिल को पास कराने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी यहाँ पर चाहिए, ठीक है। स्पेशल नहीं होती, सिंपल होती है, ठीक है। इस मीटिंग को, इस मतलब जो भी सिटिंग होती है, इसको कौन हेड करता है, स्पीकर क्या होते हैं, इनके हेड होते हैं। अगर मान लो स्पीकर उपलब्ध नहीं है तो कौन होगा, डेप्यूटी स्पीकर होगा। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी उपलब्ध नहीं है तो कौन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन होगा। लेकिन किसी भी प्रकार आपको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा,
आपको मालूम होगा, लास्ट क्लास में बताया भी था, डेप्टी चेयरमैन जो होते हैं, डेप्टी चेयरमैन जो पोजीशन होती है वो राज्यसभा में होती है, और स्पीकर और डेप्टी स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा में होते हैं। तो डेप्टी चेयरमैन बैठ सकते हैं अगर स्पीकर नहीं हुए, अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं हुए, डेप्टी स्पीकर प्रेजेंट नहीं हुए, तो डेप्टी चेयरमैन क्या करेंगे, इनको हेड करेंगे, और वैसे भी इस मीटिंग में वो बैठ सकते हैं। लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आपको कभी भी यहाँ पर बैठने को नहीं मिलेंगे, कभी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। चेयरमैन कौन होते हैं एक्चुअल में, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कभी भी इस मीटिंग में बैठते हुए आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। दो ऐसे बिल है, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये दो ऐसे बिल हैं जिनके ऊपर कभी भी जॉइंट सीटिंग यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, जॉइंट सीटिंग कभी भी यहाँ पर बैठी नहीं जाएगी, यानी कि ऑर्डिनरी बिल होगा तो यहाँ पर बैठी जाएगी। सबसे पहली बार 1961 के अंदर क्या होता है, डाउरी बिल। सबसे पहले 1961 के अंदर डाउरी, अरे यार 1961 का डाउरी बिल के अंदर क्या होती है, सबसे पहले बैठी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। देन बैंक नेशनलाइजेशन बिल आया था 1978 के अंदर। उसके बाद सन 2002 के अंदर आया था पोटा के लिए आया था 2002 के अंदर। एंड गोल्ड कंट्रोल बिल के लिए भी हुई थी, बट ये समथिंग अदर वाला केस, तो छोड़ दो इसको। तो ये तीन, मतलब ये जो तीन के लिए आपको बैठी गई थी, अभी तक 3 बार जॉइंट सेटिंग हुई है। पोटा आपको देखने को मिला था आर्टिकल नंबर 22 के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के अंदर, बैंक नेशनल बिल, डाउरी बिल। तो डाउरी बिल याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ पर हमारे केस यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर आपको लगे अच्छा लगे, अगर आपको पढ़ के मजा आ रहा है तो लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, और मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप लोगों के साथ ये शेयर करके। टीचर्स डे के आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और ये जो दिन है ये मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है। स्पेशली इसलिए है क्योंकि आज के दिन ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने आप को प्रोफेशनल टीचिंग के अंदर जाऊंगा। ऑफकोर्स घर में मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता रहता था, सबकी सब बात है, लेकिन आज से 6 साल पहले, जी बिल्कुल, आज मेरे 6 साल हो रहे हैं, 6 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया मुझे। आज मैं 6 साल बूढ़ा हो चुका हूँ एज ए टीचर, ठीक है, और 6 सालों से आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोफेशनली। वेरियस ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूं। अभी तक मैं 4 से 5 ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन कम से कम मैं 3 से 4 इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपेयर कर चुका हूँ कोर्स। काफी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन अभी भी जो स्टार्टिंग वाले जो बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग वाले जो स्पेशल बच्चे होते हैं, वो हमेशा स्पेशल ही रहते हैं, आपके बहुत ज्यादा करीब रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जब मैंने 2015 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब उस टाइम पर मैं भी व्हाट्सएप पर नहीं था और मैं भी सोशल मीडिया वगैरह यूज नहीं करता था इतना, लाइक फेसबुक अलाउन, अभी भी इतना यूज नहीं करता फेसबुक वगैरह। तो उस टाइम पर मेरे कुछ कॉन्टैक्ट, जो मेरे स्टार्टिंग के इनिशियल स्टूडेंट्स हैं, वो तो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाए, लेकिन कुछ जो मेरे स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं वो आज भी कॉन्टैक्ट में है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले तो नहीं है, लेकिन मीडियम वाले हैं। तो ये कुछ हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, शालू जी हैं और ये जस्मीन वगैरह जी हैं। ये मेरे बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट्स हैं और ये बहुत ज्यादा मतलब करीब है मेरे दिल के। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मैसेज करते हैं, ठीक है, और ऐसे मैसेज वगैरह आते हैं। और स्पेशली ये रॉबिन तो मेरे साथ ही पढ़ा है, मतलब मेरे साथ में क्लासमेट होता था, केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लासमेट था। एंड इनकी भी थोड़ी बहुत मैं जब भी मुझे मतलब लगा डिमोटिवेट हुआ या कुछ भी हुआ, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एंड कभी भी उनको डिमोटिवेशन मिली, देयरफॉर आई वाज ऑलवेज देयर। तो उन्होंने मेरे को विश किया तो बड़ा मजा आया, अच्छा लगा काफी। ये सभी के सभी लोग को तो मैं थैंक यू बोलना ही चाहूंगा, बहुत स्पेशल है ये सभी लोग, ये बड़े ही प्यारे और बहुत सभी लोग ऑफ कोर्स स्पेशल हैं। लेकिन साथ साथ में मैं भी इन्हीं के साथ साथ मैं भी थैंक यू करना चाहूंगा, कि इनको 2 लोगों को यहाँ पर स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा। रूपा सर एंड साथ साथ में अदिति मैम को भी बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा। उनके पास मेरी कोई इमेज वगैरह नहीं थी, एंड शी बेसिकली वर्क्स ऑन बैक एंड, बट एक्चुअल में जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये सब किसके लिए पॉसिबल हो रहा है, रूपम सर और अदिति मैम के लिए पॉसिबल हो पा रहा है, उनकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज दे अलाउ मी कि मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ, जिस ढंग से पढ़ाना चाहता हूँ, वो मैं पढ़ा सकता हूँ। जितना टाइम मैं लेना चाहता हूँ मैं पढ़ा सकता हूँ, उस टाइम के हिसाब से पढ़ा सकता हूँ, जो मेरी वे ऑफ टीचिंग है उस हिसाब से पढ़ा सकता हूँ। ये मुझे बिल्कुल फ्रीली मुझे काम करने की बिल्कुल छूट दे रहे हैं। तो आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट देम, आई रियली वांट टू थैंक यू देम, की थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपको भी टीचर्स डे के बहुत बार मुबारक। और सच में ज्यादा थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा किसको, अदिति मैम को बोलना चाहूंगा, बिकॉज द थिंग इज मैंने इनको कभी पढ़ाते हुए नहीं देखा, आई डोंट रियली नो दैट शी इज अ टीचर और नॉट, बट बैक एंड पर ये बहुत ज्यादा काम करती हैं। जब तक अभी मैं बहुत ज्यादा नया फेस हूँ, आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, करीबन 2 महीने से आप लोग मुझे देख रहे होंगे, तो जब तक मेरी इंटरेक्शन हुई है ना, तो ये करियर सक्सेस फैमिली का पार्ट बनने तक I was like always engaging with the Aditi मैम, एंड कभी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा उनको तंग कर देता हूँ कि मैम टेस्ट का क्या हुआ है ना, थंबनेल बना कि नहीं बना, मैम ये वाली वीडियो अब लेकर आते हैं, कैसी वीडियो बनाए, नेक्स्ट टाइम पर क्या बनाए, व्हाट आर योर सजेशन, फीडबैक क्या है, बहुत ज्यादा तंग करता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें पूछता रहता हूँ, बट शी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, और जिस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ हमेशा मेरे को सपोर्ट करती हैं, और वो क्वेरीज बताती हैं, फीडबैक बताती हैं अपना, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सेम गोस फॉर रूपा सर एज वेल। एंड साथ साथ में करियर सक्सेस की और भी टीम जो कि बैक एंड पर काम कर रही है, जिनसे मैं अभी तक मिला नहीं हूँ और जिनको मैं शायद नाम से नहीं जानता हूं, बट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो वो एक मैम टाइप करके देते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर द मैम एज वेल, बिकॉज मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, मैं सिर्फ खाली पढ़ाने पर फोकस कर सकता हूँ, बाकी लॉजिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब काम बाकी सब चीज संभाल लेती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल, एंड मैं अपने टीचर्स को भी बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ, बिकॉज जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ,
वो ये सबके सब उन्हीं की देन है, वो सभी सब उन्हीं देन है। एंड बोलते हैं कि ग्रेट स्टूडेंट जो होते हैं वही ग्रेट टीचर बनाते हैं, है ना। ग्रेट टीचर वोंट मेक अ ग्रेट स्टूडेंट मेक अ ग्रेट टीचर, ठीक है। साथ में कुछ और चीजें जो कुछ मेरे को अच्छी सी लगी। वैसे कोई टीचर मीडियोकर नहीं होता, बट ये लाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। मीडियोकर टीचर्स टेल्स, द मीडियोकर टीचर टेल्स, वो बताते हैं, गुड टीचर एक्सप्लेन करते हैं। सुपीरियर टीचर होता है, मतलब जो बहुत टॉप क्लास टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एंड जो महान टीचर्स होते हैं वो करते हैं इंस्पायर करते हैं। गाइस, आप सभी लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी मौका मिलेगा जब आप अपने से छोटों के, अपने से बड़ों के आप टीचर बन सकोगे। सो बेसिकली यू आल्सो नीड टू ट्राई टू बी अ ग्रेट टीचर। इंस्पायर कीजिए लोगों को, मोटिवेट कीजिए लोगों को। मोटिवेशन करने में, इंस्पायर करने में हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है। अगर आप किसी को मोटिवेट करोगे तो आपको भी लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे, आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। एंड कभी भी आप किसी की हेल्प करो, डोंट एवर जज देम, कभी आप उनको अभी जज मत कीजिएगा। मैं जानता हूं थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लाइव क्लास के अंदर कई बार मुझसे पूछा जाता है कि सर आप बार बार हर एक बच्चे का, जो भी बच्चा डाउट मेंशन करता है, जो भी बच्चा मैसेज करता है कि सर मुझे समझ आया है, मुझे समझ नहीं आया, आप बच्चे बहुत सारे काफी सारे बोलते हैं कि सर आप क्यों इतनी बार डाउट्स लेते हो, सब बच्चों के डाउट्स क्यों लेते हो। क्योंकि यार मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि मेरे डाउट्स जब मैं पढ़ रहा था, जब मेरे टीचर्स थे, तब किसी भी टीचर ने मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले अपनी लाइफ के अंदर, और मैं बहुत ज्यादा प्रिविलेज रहा हूं, तो कभी भी किसी ने मेरे डाउट्स को नजरअंदाज नहीं किया। दे ऑलवेज रिस्पेक्टेड माय डाउट्स। एंड बड़े बहुत सिली डाउट्स होते थे। मैं बहुत ज्यादा साइंस वाले टीचर्स का बहुत दिमाग खराब करता था मैं, ठीक है, और मैं उनसे गंदे डाउट्स, मतलब बकवास डाउट पूछता था, एकदम घटिया डाउट्स पूछता था। आज मैं हंसता हूं कभी कभी, लेकिन स्टिल उन्होंने हमेशा मेरे को रिस्पेक्ट से ट्रीट किया है, और ये मेरा तरीका है टू गिव इट बैक। तो कभी भी कोई डाउट पूछता है तो मैं कभी भी जज नहीं करता उसको समझ आया नहीं समझ आया, 3 4 5 बार जितना भी बार लगता है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन देयर डाउट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, हंस के, मजाक करके, सुना के, है ना। आजकल हम लोग बॉल से खेलने भी लग गए हैं लाइव क्लास वगैरह के अंदर, तो वो सब कुछ हम करके भी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। I just want to say at the end, dear friends, thanks a lot for giving me this opportunity. It's truly an honor to be your teacher, and it's truly an honor to be a student as well. आप लोग जाने अनजाने में बहुत कुछ सिखा रहते हैं, तो मैं सब कुछ आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा हाथ जोड़कर। एंड प्लीज ऐसा ही थोड़ा सा सपोर्ट आपसे चाहते हैं, और अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आप है तो हम है, अदरवाइज क्या ही पॉइंट है टीचर होने का, है ना, जब आप लोग स्टूडेंट्स ही ना पढ़ पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आप लोग चाहो तो, अगर आप चाहो, बहुत ही प्रीशियस डे है, टीचर्स डे है, अगर आप लोग चाहो तो अपने टीचर्स के रिगार्डिंग, कुछ भी टीचर्स के रिगार्डिंग कुछ लिखना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, है ना। आपको आंसर तो करने हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कीजिएगा। मैं बहुत वेट करता हूं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊं। लाइव क्लास में तो इंटरेक्ट कर ही लेता हूं, लेकिन जो यूट्यूब की फैमिली है उनसे भी इंटरेक्ट करना चाहता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो प्लीज आप लोग मेंशन कीजिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप कीजिएगा। कुछ ऐसे टीचर्स जिन्होंने आपकी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट किया, तो प्लीज उन लोगों को, उन इंपैक्टफुल लोगों का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, बिकॉज दे डिजर्व सम काइंड ऑफ अ रिकॉग्निशन। हमेशा ऐसा टीचर होता है, वो हमेशा चाहता है कि उनका जो भी स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा आगे चीजें अचीव करे लाइफ में, लेकिन अपने ढंग से। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे जैसा बने, लेकिन टीचर कभी ऐसा नहीं चाहता कि हमारा जो भी मेरा स्टूडेंट है वो हमारे जैसा बने। वो जैसा चाहता है वो वैसा बने, लेकिन हमेशा जिंदगी में अच्छा करे। तो आई थिंक सबसे ज्यादा सेल्फलेस वर्क है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। बाकी ज्यादा इमोशनल मैं होना नहीं चाहता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। 5 मिनट का लेक्चर आपने सुना, थैंक यू सो मच। एंड हमेशा की तरह गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गाइस, टेक केयर, एंड हमेशा की तरह जय हिंद।